में तो है भाई। चलिए पिछले वाला पढ़ा है तुम लोग? हाँ, पीछे वाला पढ़ा है, तब कैसे होगा? चलो देखो, पहला चैप्टर है क्लास 9th का। चैप्टर 1, ठीक है। चलिए देखिए, अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस का, ठीक है। क्लास 9th विज्ञान, है ना। NCERT बुक, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब आवर सराउंडिंग में, हमारे आसपास, हमारे आसपास, ठीक है, के पदार्थ, ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। बढ़िया से इस चैप्टर को समझिएगा। देखिए, हमें आगे कोई भी चैप्टर पढ़, हमारे आसपास के पदार्थ, देखिए आगे कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें इस चीज को समझना जरूरी है। किस चीज को? मेन पदार्थ को। आगे कोई भी चैप्टर 10वां में हमें अगर पढ़ना होगा तो उससे पहले हमको पदार्थ के बारे में समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है, ठीक है। या 9वां में ही अगर आगे हम कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसको समझने के लिए पदार्थ के बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए आपको क्या कहा जा रहा है इसमें, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं नजर आती है। बात सही है। जैसे तुम लोग अपने अगल बगल में नजर दौड़ाओ, ऐसे ऐसे, तो नजर दौड़ाने सर क्या आ रहा है भाई? डिजिटल बोर्ड है, बल्ब है, पंखा है, कैमरा है ना, कुछ झंडा है ना, बांस है, कोरो है, बत्ती है, चदरा है, पंखा है ना, ये सब वस्तु है, बेंच है, ठीक है। तो देखिए, अपने चारों ओर नजर, अपने चारों ओर नजर दौड़ाओ सब, ठीक है। सभी चारों ओर नजर दौड़ाओ, अरे दौड़ाओ ना। तो कुछ कुछ चीजें दिख रहा होगा, अरे दिख रहा है ना, खड़ा हो, नजर दौड़ाया, किधर किधर, तो क्या सब दिखा? अरे क्या सब दिखा? हाँ ठीक है, टीवी दिखाई तुमको, टीवी नजर आ रहा है, डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है ना, कंप्यूटर है, इत्यादि वगैरह, है ना, पंखा है, ठीक है, बल्ब है, कुर्सी है, टेबल है ना, कुछ इस तरह से। बैठिए। अरे वही टेबल बेंच वगैरह हुआ ना भाई, जिनका आकार और आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। बात सही है। जितने भी चीज को आप देख रहे हैं नजर दौड़ा करके, सभी का आकार, आकार बताए थे, आकार और आकृति, बनावट उसका क्या है जी? एक रंग। क्या है? मैं बोका, अलग अलग। क्या है? सभी की आकृति, ठीक है, सभी का आकार, आकृति और बनावट क्या है? बिल्कुल अलग अलग होता है, एक नहीं, अलग अलग होता है। इस विश्व में
प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा। उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ का नाम दिया, अर्थात पदार्थ कहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या हुआ? पदार्थ किसे कहा? वैज्ञानिक। पदार्थ वैज्ञानिकों ने किसे कहा है? हमारे इर्द गिर्द में, आसपास में नजर दौड़ाने पर या जहां कहीं भी रहते हैं हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, और जब जो चीजें दिखाई देती है तो कुछ न कुछ से तो बना है भाई। जैसे मार्कर है तो किसी चीज से बना होगा, डिजिटल ग्लास लगा है, बहुत बहुत सारे चीजों का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीजें जिस चीज से वस्तु बना है, जैसे कंप्यूटर बना है, दिख रहा है हमको कंप्यूटर है, वहां बल्ब है, तो किसी न के पंखा है, कैमरा है, इत्यादि वगैरह सब है ना। उसको क्या बोलते हैं? डीजे। ठीक है, जो कुछ भी, तो वो सब कोई ना कोई वस्तु को बनाने में कुछ ना कुछ लगता है। तो जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? देखिए, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ कहा। उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पदार्थ कहा। ठीक है, तो कुछ भी अगर बनता है तो कोई चीज उसमें लगता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। अब जैसे ऐसे भी हम बोल सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड क्या है? पदार्थ है। कैमरा हो, पंखा हो, जितना भी लाइट हो। देखो, प्रकाश एक अलग चीज है, ये बल्ब को बोल सकते हैं, बल्ब को बोल सकते हैं। ठीक है, प्रकाश पदार्थ हो सकता है लेकिन वह एक अलग पदार्थ है जो बताएंगे। ठीक है, मतलब जिस चीज को हम दोनों आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, उस सभी कुछ ना कुछ क्या है भाई? है ना। चलो, ठीक है, जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत। रेत किसको कहते हैं जी? बालू। रेत किसको बोला जाता है? बालू। ठीक है, रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। बात समझ में आया? जैसे क्या कहा कि पदार्थ हम किसको कहते हैं? कि जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, हवा भी क्या है? पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं वो क्या है? पदार्थ है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या है? पदार्थ है। पत्थर क्या है? पदार्थ है। बादल क्या है? पदार्थ है। तारे क्या है? पदार्थ है। पौधे क्या है? पदार्थ है। पशु क्या है? पदार्थ है। यहां तक कि पानी की एक एक बूंद, पानी भी क्या है? पदार्थ है। बालू, मिट्टी, यह सब क्या है? सब पदार्थ है। ठीक है, रेत का एक कण हो, यह भी क्या है? पदार्थ। ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान, आयतन घेरती है। एक बात और, अब आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ, वैसे समझने के लिए हम बोल देंगे कि क्या जितना भी चीज, जैसे भोजन कहा, हवा कहा, रेत कहा, पत्थर कहा, कुछ भी, बादल कहा, तारे कहा, सब क्या है? पदार्थ है। कहेगा पदार्थ किसे कहते, तो तुम क्या लिखना? देखो, पदार्थ में क्या कहा बातें कि जो भी पदार्थ है ना, ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ऊपर लिखी मतलब पदार्थ लिखल है, ऊपर जितना भी पदार्थ लिखल है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, और क्या होता है? आयतन होता है, और कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। क्या होता है? कुछ स्थान यानी आयतन घेरती है। मतलब समझिए, मतलब समझिए कि अब कहा जाएगा आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन में क्या लिखिएगा? नहीं, पदार्थ हम उसे कहते हैं, जैसे देखिए, वैसा कोई भी वस्तु
क्या हो? जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया बात कि पदार्थ किसे कहते हैं? लिख लेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन एक बन गया, पदार्थ किसे कहते हैं। और एग्जाम्पल कहेगा देने के लिए तो आप क्या दीजिएगा कि हवा हो गया, भोजन जो कुछ भी हम करते खाते पीते हैं, दाल भात पापड़ दनौड़ी सेब अनार है ना, केला, जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब क्या है भाई? पदार्थ है। लोहा, पत्थर, ईंटा, ठीक है, यह सब क्या है? तो लोहा नहीं होगा पदार्थ? पदार्थ है सब, ठीक है। बालू, मिट्टी, यह सब क्या है? पदार्थ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया? सभी बच्चे को बात समझ में आ गया? अब यहां से बात को समझिए। एक बात और, हम क्या बोले, लगभग चीजें जो आपको दिखाई दे रहा हो, महसूस हो रहा हो, वो एक प्रकार से पदार्थ है, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें महसूस होने वाली नहीं होता है, जैसे देखो, जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम किसी से घृणा करते हैं। घृणा जानता है? घृणा, घृणा क्या होता है? घृणा क्या होता है? जो मुझे नहीं पसंद हो, हम उसे नहीं पसंद करते, बिल्कुल मतलब उससे घृणा है हमको, उससे मतलब बिल्कुल नफरत करते हैं, वो क्या हो गया जी? घृणा। हम किसी से प्यार करते हैं, क्या करते हैं? प्यार करते हैं। बात समझ में आ रहा है? या घृणा करते हैं, प्यार करते हैं, या हमें दर्द जैसा महसूस होता है, हंसी आती है, तो कहेगा हंसी क्या है? पदार्थ है? नहीं, हंसी पदार्थ नहीं है। प्यार क्या पदार्थ है? पदार्थ नहीं है। घृणा क्या है? पदार्थ है? नहीं। यह सब पदार्थ नहीं है, यह सब पदार्थ नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि पदार्थ, ए बाबू बैठो जल्दी, यह सब पदार्थ नहीं है, यह सब पदार्थ नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते समझ में आ गया? क्योंकि देखिए, घृणा, घृणा में घृणा होता है कि बहुत भारी घृणा है, बहुत मतलब जैसे कहने का मतलब कि उसमें वजन, क्या कहा कि पदार्थ हम किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब वजन हो। जैसे हवा को अगर हम भरेंगे गुब्बारे में, या हवा को भरते हैं हम किसी, जैसे गैस होता है और गैस भरा रहता है सिलेंडर में, तो जैसे सिलेंडर का वजन होगा 10 केजी और गैस भरेगा 5 केजी, अगर गैस भर दिया तो 15 केजी का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब क्या है कि जो चीज, जो भी वस्तु वजन होता हो, जिसमें जो आयतन मतलब जगह घेर लेता हो, स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आ गया? पदार्थ का सीधा डेफिनेशन क्या हो गया भाई? कि वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, वह पदार्थ है। जैसे ये बुक है, ये बुक अगर बुक को हम किसी बैग में रखते हैं तो इसके जगह पर फिर किसी दूसरे बुक को रख सकते हैं, क्योंकि इतना स्थान घेर लिया। बात समझ में आ गया? जैसे यहां पर पोडियम रखा हुआ है, अब यहां पर कुछ लगा सकते हैं, तो यह क्या हो गया? पदार्थ हो गया। यहां डेस्क बेंच लगा हुआ है, अब यहां कोई दूसरा चीज रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, तो यह क्या हो गया भाई? पदार्थ हो गया। हाँ, इसके ऊपर में रखेंगे अलग बात है, इसके नीचे में खाली अलग बात है रखेंगे, लेकिन यहां नहीं रखेंगे। घर में कुर्सी, टेबल, पलंग, कोठी बोठी जो रहता है, टाइची, पेटी, वह सब क्या है? पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है सबको कि पदार्थ किसे कहते हैं? लेकिन हंसना पदार्थ है, छींकना पदार्थ है, नहीं ना? या फिर घृणा करना पदार्थ है, प्यार करना पदार्थ है। यह सब एक वर्ब होता है, क्रिया। दौड़ना क्या है? पदार्थ है। खेलना क्या है? पदार्थ है नहीं, यह सब पदार्थ नहीं है। चीरना, फाड़ना, उदारना, यह सब क्या है? पदार्थ है नहीं। चीरना शब्द क्या है? पदार्थ नहीं है। ये सब जाएगा किस चीज में?
ये सब वर्ब होता है इंग्लिश में, ठीक है। जितना भी चीज होता है इंग्लिश में, जैसे ना लगा करके, चीरना, फाड़ना, उदारना, काटना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जंप करना, उड़ना, भागना, यह सब क्या है? वर्ब है। क्या है भाई? वर्ब है। तो वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन हमें अंतर समझ में आ रहा है कि हम इस चीज को पदार्थ कह सकते हैं और इस चीज को पदार्थ नहीं कह सकते हैं। तो आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में ये पूछ लेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, लिखे और एग्जाम्पल दे, तो तुम लिख देगा कि वैसा वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो और जो स्थान घेरता हो कुछ न कुछ, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे में लिख देगा क्या? किताब। उस सब पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं। कोई देखो, अब यहां अभी जितना हम बता रहे उतना समझो ना। अभी पदार्थ की आकृति और बनावट पर अलग चलेंगे। कुछ पदार्थ की आकृति निश्चित होती है, कुछ पदार्थ की आकृति नहीं भी होती है, क्योंकि ठोस भौतिक गुण के, वो सब चीज कब पढ़ेंगे? जब भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जो कि पीछे हम पढ़े हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वो सब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, घबराओ नहीं, है ना। फिलहाल जो अभी बता रहे हैं उस चीज को समझो, ठीक है। वो जो आप बोले हैं कि क्या होता है, आकृति होता है, आयतन आकृति होता है, बना मतलब निश्चित होता है, वो सब डिपेंड करता है कि पदार्थ पर। कुछ पदार्थ की आकृति निश्चित होती है, कुछ पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, वो किसी भी प्रकार। जैसे अगर हम पानी को ग्लास में रखेंगे तो उसकी आकृति अलग रहेगा, अगर पानी को कहीं और जगह पर रखेंगे उसकी आकृति अलग बन जाएगा, हवा को बैलून में रखेंगे उसकी आकृति अलग हो जाएगा, हवा को सिलेंडर में रखेंगे तो उसकी आकृति अलग हो जाएगा। तो आकृति समझेंगे हम लोग जब प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल पदार्थ तो समझ में आ गया। अब 1 नंबर में पूछ लेगा इनमें से पदार्थ कौन नहीं है, ऑप्शन में दिया रहेगा कि पत्थर 1 नंबर में, ईटा, ठीक है, और तीसरा नंबर में रहेगा जैसे बालू, और चौथा नंबर में रहेगा घिरना। तो कौन पदार्थ नहीं है इनमें से? घिरना पदार्थ नहीं है। बात समझ में आ गया? ऐसे ही आपको पहचानने के लिए रहेगा। तो अब तो बना देगा पदार्थ जो चीज नहीं है, जो चीज पदार्थ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता आ रहा है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल का मतलब होता है बीता हुआ समय, बहुत बीता हुआ समय, ठीक है, बहुत बीता हुआ समय। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य, मनुष्य जानता किसको कहते हैं? क्योंकि तुम लोग तो मनुष्य है, तुम लोग क्या है? मनुष्य है। मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, उसको क्या कहा कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने, भारत के जो दार्शनिक है, ठीक है, उसने पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया है, मतलब 5 मूल तत्व में बांट दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये पंच तत्व हैं वायु। पंच तत्व कौन कौन है? सो देखो, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन सब चीजों से भी बना होता है पदार्थ, ठीक है। दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांट दिया। एक तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो पंच तत्व का नाम कौन सब है? 5 गो तत्व कौन कौन है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। याद हुआ पंच तत्व का नाम? उसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तु बनी होती है। कोई भी वस्तु अगर बना होगा, दुनिया का कोई भी वस्तु बना होगा, तो बिना इसके नहीं बनता। उसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश की आवश्यकता होती है।
ठीक है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, कोई भी चीज, देखिए हम लोग भी वैसे कहा नहीं जाता, लेकिन हम लोग भी एक प्रकार की कोई वस्तु है। ठीक है, हम लोगों का शरीर भी क्या है, एक प्रकार की वस्तु ही है। ठीक है, मतलब हमारा शरीर भी जो बना हुआ है तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है, वायु की, पृथ्वी की, अग्नि की, जल की, आकाश की। दुनिया में जो कुछ भी बना हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव, सजीव किसको कहते हैं, जो श्वास लेता हो, जो जिंदा हो, जो मतलब कहने का कुछ मतलब आदान प्रदान करता हो, ठीक है कुछ, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सजीव। ठीक है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। अब सजीव में कोई भी, जैसे आदमी हो, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, या कोई पेड़ पौधा भी तो होता है ना सजीव भाई। ठीक है, पेड़ पौधा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, सजीव। समझ में आ गया बात, चलिए आगे। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तु बनी है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गित किया है। आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न जमाना। ठीक है, आधुनिक का मतलब क्या होता है, एक होता है प्राचीन, क्या होता है, एक होता है प्राचीन और एक होता है आधुनिक। आधुनिक का मतलब क्या होता है, मॉडर्न, है ना, क्या हो मतलब आधुनिक का मतलब क्या होता है, मॉडर्न। तो आधुनिक वैज्ञानिक यानी मॉडर्न जमाना के वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्राकृतिक के आधार पर दो प्रकार से वर्गित कर दिया। मतलब समझो अब बात को, एक तो पीछे देखे थे कि पुराने वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक, प्राचीन काल के वैज्ञानिक पदार्थ को पंच तत्व के नाम से जाना, पंच तत्व में बांट दिया। पूछा जाएगा पुराने वैज्ञानिक के अनुसार या प्राचीन इतिहास दार्शनिक के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में। कौन कौन, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, 5 भागों में। लेकिन मॉडर्न जमाना के वैज्ञानिक सभा करके कितने भागों में बांट दिए, पहले तो 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। समझिए बात को, 2 भागों में बांट दिए। जैसे पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ, एक पदार्थ को बोल दिया गया भौतिक। क्या बोल दिया गया जी, भौतिक। जितना भी पदार्थ है भौतिक या फिर रसायन, क्या, रसायन, क्या जी, बात क्या है कर रहा जी, कितने भागों में बांटा भाई, एक तो भौतिक के रूप, वो तो पुराने जमाने ना, प्राचीन के आधार पर। लेकिन मॉडर्न जमाना के वैज्ञानिक सब क्या कर दिया, 2 रूप में पहले बांट दिया। अब 2 रूप में जो बांट दिया ना बाबू, तो इसका जो भौतिक हम बताए थे, भौतिक गुण के आधार पर अभी क्या कर दिया, पदार्थ को 2 भागों में बांट दिया, एक भौतिक गुण में और एक रासायनिक गुण में। तब भौतिक गुण में क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार का होता है। एक तो हो गया ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। देखो पदार्थ 3 प्रकार का होता है भौतिक गुण के आधार पर। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस के रूप में। दुनिया का जितना पदार्थ है या तो ठोस होगा या तो द्रव रूप में होगा। द्रव का मतलब क्या है, ठोस मतलब कठोर, जैसे हम तुम कुर्सी टेबल बेंच ये सब क्या है, किताब उताब ठोस है। और द्रव का मतलब क्या है, जैसे पानी, दूध, घी, है ना,
बोल सकते हैं तेल, यह सब क्या है? द्रव है। द्रव किसको बोलते हैं? जैसे दूध, पानी, तेल, घी, ये सब क्या है? द्रव अवस्था में है। गैस किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु, यह सब क्या है भाई? गैस है। ठीक है। अब रासायनिक गुण के आधार पर ना दो भाग में बांटा। एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है जी? शुद्ध पदार्थ। ठीक है। और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है जी? अशुद्ध पदार्थ। अभी बताएंगे। अभी उन्हें भोगले 5टा, उन्हें भोगले 5टा। जैसे यहां देखो पदार्थ है। क्या है जी? पदार्थ। पदार्थ को पहले दो गुण के आधार पर बांटा। एक तो भौतिक गुण के आधार पर, एक रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर, यानी रसायन गुण के आधार पर। भौतिक मतलब फिजिक्स वाला गुण के आधार पर, और रसायन मतलब केमिस्ट वाला, केमिस्ट्री वाला। ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर भाई कितने भागों में? 3 हो गया। एक तो हो जाएगा क्या? ठोस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? द्रव हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा भाई? गैस हो जाएगा। अब रसायन के आधार पर ये सब सारा लिखाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो शुद्ध होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध में भी दो प्रकार, तत्व और एक होता है यौगिक। अशुद्ध में भी होता है समांग। क्या होता है जी? समांग और मिश्रण। ठीक है। यानी समांग और विषमांग होता है, इतना समझ जाओ। समांग और विषमांग होता है। तो ये सब सारा चीज लिखा भी देंगे। तो देखिए भौतिक गुण के आधार पर अगर आपको पूछा जाए पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रण। अशुद्ध को हम मिश्रण भी कह सकते हैं ना भाई, ये मिश्रण का ही पार्ट है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। मिश्रण भी कहा सकते हैं। अशुद्ध को क्या बोल सकते हैं हम? मिश्रण बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं क्या कहा जा रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुण के आधार पर अभी पढ़ेंगे। आगे भौतिक गुण वाला पढ़ेंगे और पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्ञान अर्जित करना मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे। पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यानी पदार्थ के पहलू के बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, अभी और चलते हैं हम लोग। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्या कहा जा रहा है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बात तो सही है, अभी पीछे पढ़े भी थे। पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई भी लक्कर हो, और लक्कर को देखना जब काटा जाता है तो उसमें छोटा छोटा बुरादा निकलता है, छोटा छोटा कण कण जैसा। तो वह सब क्या होता है? जो पदार्थ लकड़ी है, वो पदार्थ में से कण कट करके क्या हो रहा है? गिर रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ,
बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। दो विचारधाराएं, एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। सतत मतलब टिकाऊ। सतत का मतलब क्या होता है? टिकाऊ। ठीक है, एक विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। सतत मतलब टिकाऊ। ठीक है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था, और दूसरा एक विचारधारा था यह, एक विचारधारा का मतलब एक व्यक्ति जो मतलब की विचारधारा, कुछ लोग मानते थे कि पदार्थ जो होता है बिल्कुल सतत होता है। क्या होता है? सतत। सतत मतलब टिकाऊ। जल्दी अगर एक बार जो पदार्थ हो गया तो फिर जल्दी मिट नहीं सकता है, सतत हो गया। ठीक है, और अन्य विचारधारा का मानना था, कुछ और लोगों को का मानना था कि पदार्थ के रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। यानी पदार्थ किसके बने हैं? तो पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर, रेत मतलब बालू, छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। दो बात निकल के आ गया। कहा एगो तो सतत है और एक कहा कि छोटे छोटे रेत कणों के बने। की बात दोनों तीनों के? विवेकानंद झा की बात ना हम देखे छे ना के की बात? चलो देखो, या तो सतत है कि कणों से बना है, आगे हम लोग देखना चाहेंगे। आगे क्रियाकलाप। अब समझो बात को। 100 ml का बीकर लेते हैं। बीकर जानता है? बीकर तुम लोगों को पीछे पढ़ाए थे, बीकर तीकर सब याद है। ठीक है, एक बीकर हो गया जो इस तरह का बर्तन कोई, ठीक है, यह बीकर हो गया। ठीक है, 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भर करके जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे। क्या कहा जा रहा है जी? देखो, 100 ml का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भर करके जल के स्तर पर निशान लगा दे कि जितना तक जल है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दे। ध्यान दे। क्या दे? ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहां गायब हो गए? अब देखो क्या कह रहा है कि दिए गए नमक, उसमें जो नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दो। जैसे उसमें तुम नमक डाला या चीनी डाला और उसको कांच किसी चीज से उसको घोल दो, उसके बाद आप ढूंढो तो नमक कहाँ है। अब ढूंढेगा कि नमक कहाँ है, उसमें तो मिलेगा। क्या हुआ? ये कहां गायब हो गया? कहां बिला गया भाई? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? जल के स्तर में कोई बदलाव आया नहीं। मतलब मेरे कहने का ये हो रहा है कि जितना तक पानी था उसमें थोड़ा सा हम नमक डाले या चीनी का घोल डाले, क्या नमक के बदलाव में पानी के में कोई बदलाव आया? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त
क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अभी यहां दर्शाया गया होगा। यहां देखो, बात को समझो। जैसे इसमें पहले देखो, ये बीकर हो गया। ये क्या हो गया? बीकर, ग्लास जैसा। ये बीकर हो गया, कोई भी बर्तन। अभी बीकर हो गया, इसमें क्या है भाई? अभी जल है, पानी भरल है और नमक मिला दिया गया है, तो ऐसा हो गया। अभी नमक डाल रहा है, ये पीला पीला है ना जी, ये नमक है। अब अभी तो इसमें केवल पानी था और अभी क्या है? इसमें नमक डाल दिया गया। अब जल है और क्या है? इसमें नमक है। ये देखो, नमक पेंदी में बैठल है, ठीक है। हिलाए, हिलाए और घोल दिए, जल और नमक अंदर में है। चित्र 1.1, लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। देखो, बात को समझो। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल में कणों के बीच के खाली स्थान यानी रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। मतलब क्या? देखो समझो कि जब हम जल में नमक घोलते हैं ना या चीनी डालते हैं तो नमक के कण जो होता है, नमक का कण उस जल के कणों के बीच चिपक जाता है, मतलब बीच में सट जाता है, एकदम एक्के में घुल मिल जाता है सब। बात समझ में आया? मतलब कण जो होता है, जल का कण, उस जल के कणों के बीच में घुसिया जाता है। कौन? नमक। तो कि पते नहीं चलते रहता है कि अब इसमें नमक है या नहीं है। जैसे एक गिलास पानी ले लो, उसमें नमक डाल दो आ घोल दो। वैसे अगर देख करके अगर पूछा जाएगा किसी से कि भाई बता तो इसमें नमक डाले हैं हम कि चीनी डाले हैं कि क्या कुछ डाला भी है, तो नहीं देख करके बता पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पीना। जब पिएगा तब पता चलेगा कि भाई इसमें नमक है या चीनी है या फिर नमक चीनी कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं तो कहा जा, अब पूछेगा आपको कि जब हम नमक किसी पानी में अगर हम नमक को डालते हैं तो नमक गायब हो जाता है, तो वह कहां चला जाता है? जलों के बीच रिक्त स्थानों में घुल जाता है, घुस जाता है, समा जाता है, समावेशित हो जाता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए 1 नंबर 1.2, पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? चलिए इससे पहले समझिए, ये 10 ml जो 100 ml कहा ना, इसके बारे में देखो कुछ। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन 1 घन मीटर यानी 1 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। जैसे कहीं पर लिखा रहेगा क्या कि 1 घन मीटर लिखा रहेगा बाबू, जैसे ही 1 घन मीटर लिखा रहेगा तो समझ जाना कि मीटर क्यूब। 1 घन मीटर का मतलब हुआ मीटर क्यूब। 1 घन मीटर का मतलब क्या हुआ? मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। आयतन मतलब जैसे दूध, पानी, इस तेल सबको जो मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? आयतन मापने का साधारण क्या है जी? मात्रक। मात्रक अब क्या होता है? मात्रक लीटर है। मतलब आयतन मापने का मात्रक क्या है? लीटर है। ठीक है। किस चीज का आयतन? जैसे तेल, दूध, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, इस सबको किस में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। किस में? अब जैसे 1 लीटर बराबर कितना डेसीमीटर मीटर होता है? तो 1 dm क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है।
दूसरा 1 लीटर बराबर कितना, 1000 मिलीलीटर होता है। पूछा जाएगा आपको कि 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है। और पूछा जाएगा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 3 cm क्यूब होता है। 10 के पावर 3 cm क्यूब होता है। ये सब एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले अब देखो मात्रक समझो। मात्रक, एक बात ध्यान दो थोड़ा सा कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक एक पद्धति होती है जो किसी वस्तु के मापने के बाद उसको उस रूप में बताया जाता है। जैसे आलू हम खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब हम आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं, या प्याज खरीदने के लिए जाते हैं तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं, 5 टा प्याज दहत हो, क्या बोलते हैं कि 5 गो प्याज दह, क्या बोलते हैं हम, 5 किलो प्याज दह या 2 किलो प्याज दह। बात समझ में आया कि इसका मतलब कि वहां 2 केजी, किलो मतलब क्या जी, 2 केजी ही बोलते हैं। अभी जो कहेंगे कि 2 गो प्याज दह, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब किसी से मांग लिया गांव घर में, वो एक अलग बात है कि हमरा कम पेड़ गया चाहिए भगल एगो प्याज देना ख्याल है, वो एक अलग बात हो गया, ठीक है। लेकिन खरीदना हो या बेचना हो तो केजी में बेचेगा। बात समझ में आया। अब तुम कहेगा सर बोरा, एगो बोरा दो प्याज के, वो अलग बात हो, लेकिन केजी माप करके देता है कि एक बोरा में कितना केजी है, उस हिसाब से पैसा लेता है, तो केजी में। अब जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को, तो ये क्या हो गया, केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। केजी क्या हो गया, दूध लेना है लीटर बोलते हैं, पानी लेना है लीटर है, तो दूध पानी सब लीटर होता है, हालांकि केजी में पैक करके दे देता है, वो अलग बात है, ठीक है। वह भी एक प्रकार का क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब जैसे जैसे पूछा जाएगा तुम्हारा वजन है 25 केजी, कितना, 25 केजी। अब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा वजन कितना है, तो 25 मीटर वजन है, 25 मीटर। तो ये बात क्या है, गलत, क्योंकि तुमको बताना पड़ेगा कि तुमसे वजन पूछ रहा है तो तुमको बताना पड़ेगा 25 किलो या 30 किलो या 35 किलो या 40 केजी बताना पड़ेगा। इन्हें वहां बोल देगा कि 25 मीटर। पूछेगा कि तुम कितना तक दौड़ सकता है, तो 25 किलो तक केजी तक दौड़ सके छी हम। अगर तुमको पूछा जाएगा कि कितना तक दौड़ सकता है, तो कोई बोलेगा 25 किलो तक दौड़ सके छी। सही बात है, ये गलत है। 25 किलोमीटर दौड़ सकता है ये बोलो, या 25 मीटर दौड़ सकता है, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर दौड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, केजी में होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये केजी मीटर सीएम ये सब क्या हो गया, मात्रक हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया। जैसे एसआई मात्रक कहा जाता है, एक होता है सीधा मात्रक, उस मात्रक को केवल अपने देश में ही समझा जाता है, और एक होता है एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, उस नाम से दुनिया के कोई भी देश हो सब जानता हो। एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब ऐसा मात्रक जिसको दूसरे देश वाले भी जानते हैं, उसको हम एसआई मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आगे हम लोग देखेंगे, आगे बुक में आपको देल है एसआई मात्रक सब देल होगा। हाँ हाँ पूछ सकता है।
अभी थोड़ी खत्म होगा इतना जल्दी, तुम भैया देखो बात को समझो। ये देखो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ये राशि है, मात्रक है और ये प्रतीक है। प्रतीक मतलब साइन उसका। जैसे तापमान, कितना डिग्री तापमान है, तापमान जानता है ना। अगर जैसे अभी हम बोले कि अगर आलू को मापना हो तो केजी में मापेगा, कपड़ा को मापना हो मीटर सेंटीमीटर में मापेगा, वजन को मापना हो तो केजी में मापेगा, दूध को मापना हो तो लीटर में मापा जाएगा। तो वही तापमान को किस में मापते हैं भाई, केल्विन में। किस में, केल्विन में। केल्विन का प्रतीक मतलब साइन क्या होता है, किससे सूचित किया जाता है, सूचित करना हुआ। केल्विन को किससे सूचित किया जाता है, तो के से सूचित किया जाता है। लंबाई, लंबाई को किस में माप करके बताया जाता है, मीटर में बताया जाता है। किस में बताया जाता है जी, मीटर में बताया जाता है, जो कि मीटर है। संहति को किलोग्राम में या केजी में मापा जाता है। भार मतलब वजन को न्यूटन में, न्यूटन, ये देखो ये भार अलग एक होता है, ठीक है। न्यूटन हम लोग समझेंगे भार न्यूटन क्या होता है, ठीक है। यहां आयतन को मीटर क्यूब में आयतन बताना रहता है। जैसे फार्मूला पर हम लोग आयतन निकालते रहते थे तब मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब देते हैं, ठीक है। तो क्यूब मीटर क्यूब में बताया जाता है। घनत्व को मापना हो किलोग्राम प्रति घन मीटर में बताया जाता है, केजी मीटर क्यूब, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये सब एसआई मात्रक है। आगे हम लोग फिर अभी आएंगे इस पर, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन जो चीज अभी समझाना चाह रहे, समझ में आ रहा है बारीकी से कि दिक्कत है, समझ में आ रहा है सब कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, यही है ना। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, पोटेशियम, देखिए क्रियाकलाप। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है। केमिस्ट का बात है ये सब, है ना। 100 ml पानी में घोल ले। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दे। अब 100 ml पानी में घोल लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट को, उसके बाद क्या करें, 10 ml घोल निकाल लेंगे और 90 ml जल में मिला दें। फिर से उपर्युक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें और इसी प्रकार से घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे। मतलब फिर 10 निकाल लो, 90 में डाल दो, फिर निकाल दो, डाल दो। क्या जल अब भी रंगीन है? अब जैसे कहने का मतलब कि इसमें जो परमैग्नेट होता है वो कलर बना देता है। अब ऐसे जैसे, अब एक बात बताते हैं, सुनो, एक बात बताते हैं। जैसे कुछ भी इधर का बात छोड़ दो, जैसे हम पीला रंग डाल दिया, ठीक है। अब एक गिलास पूरा पानी है, एक गिलास पूरा पानी है, उसमें कोई कलर डाल दो, कोई कलर, कुछ भी कलर डाल दो, रंग, थोड़ा सा रंग डाल दिए। अब रंग डाल दिया, अब उसमें क्या करेंगे हम, पानी, आधा पानी या कुछ पानी निकाल लेंगे और उसमें रहने देंगे। फिर गिलास को भरेंगे अलग से पानी डाल करके, तो थोड़ा फीका होगा। समझ में आ रहा बात? फिर वो गिलास में का पानी जो है फिर क्या करेंगे, आधा निकाल देंगे, फिर नया पानी डाल देंगे, कुछ और फीका पड़ेगा। फिर आधा पानी निकाल देंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे और ज्यादा फीका हो जाएगा। इस तरह से अनुक्रिया 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार करेंगे तो पता चलेगा अब इसमें केवल जैसा क्या बच रहा है, अब कलर जैसा नहीं बचेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वही बातें यहां कहा गया है, वही निकाला है, डाला है, निकाला है, डाला है, दशमलव करके, है ना। अब 1.2 अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं।
प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फीका होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। अब एक बात और, अगर जैसे एक बात और ध्यान देना कि अगर यहां देखना हम जो बताए हैं कलर वाली बात, वो तो एक अलग हो गया। अब जैसे देखो, देखो यहां पोटेशियम परमैंगनेट अलग चीज है और कलर जो हम बोले हैं कोई रंग डाल दो वो अलग चीज है। पोटेशियम परमैंगनेट में इतना ताकत है, इतना ताकत है कि उसका एक कण भी बचल रहेगा तो हल्का हल्का कलर दिखाई देगा। मतलब कि देखो अभी खाली पानी है इसमें, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट घोल दिया, और इसका कलर देखो ऐसा गाढ़ा है। अभी पानी अब इसमें से निकाल दिया गया होगा, अब फिर इसमें क्या किया होगा, पानी डाल दिया गया होगा। मतलब इसमें के घोल कुछ निकाल दिया फिर घोल डाल दिया, तो अभी इसका ऐसा हो गया, फिर निकाला और डाला, अब घोल ऐसा हो गया, फिर निकाला डाला, घोल ऐसा हो गया। लेकिन 7-8 बार भी करेंगे तो कुछ न कुछ उसमें रहेगा। तो हमें यहां यह समझ में आ रहा है कि अगर एक क्रिस्टल में यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल मतलब एक कोको कण छोटा सा अगर पड़ जाए तो कुछ न कुछ कलर वो छोड़ रहा है। बात समझ में आया? ठीक है। हाँ, कोई कलर दूसरा हो तो तुरंत फीका पड़ेगा, वो अलग बात है ना। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने की पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, हल्का हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर थोड़ा सा आ रहा है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी बहुत ही अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म के कण होंगे, कई सूक्ष्म के कण होंगे, कई सूक्ष्म के कण होंगे। ठीक है। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। छोटे छोटे विभाजित मतलब टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। अंततः और अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभक्त नहीं किए जा सकते। और एक बात, छोटा होते 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 फिर ऐसा समय आएगा कि वह छोटा सा कण अब विभाजित नहीं हो सकता है, कट फट या अलग नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अगर नहीं हो, आपके पास कोई डेटॉल जो लिक्विड वाला आता है, डेटॉल आता है ना, उस डेटॉल को थोड़ा सा उसमें डाल देना, 1 गिलास पानी लेना, थोड़ा सा उसमें डाल देना। अब थोड़ा सा उसमें डाल देगा, अब फिर क्या करेगा तो वो महकने लगेगा डेटॉल जैसा। लेकिन फिर उसमें से पानी हम बाहर निकाल देंगे और फिर नया पानी डाल देंगे, फिर महकेगा। फिर पानी थोड़ा सा निकालेंगे, फिर नया पानी डालेंगे, कुछ ना कुछ महकेगा। फिर ऐसा करते 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 मतलब डिटॉल का कहीं ना कहीं छोटा से छोटा कण भी विभाजित होता है, टुकड़ा करता है, तभी तो महकाता है। ठीक है। वही कहा जा रहा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना बात समझ लीजिए कि जितने अब यहां लगाएंगे, रुको, पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है।
जितने छोटे कण हो सके उतना माइंड में तुम सोचो, उतना छोटा से छोटा कण होता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना छोटा कण होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे 1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये बात याद रखना, पीछे पढ़ाए भी थे सब चीजें। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं, बताए थे। जैसे पानी क्या है? पदार्थ है, और पानी में घुल गया था कौन? चीनी, तो उसके बीच में समा गया था क्योंकि खाली स्थान था। तुमको लग रहा होगा कि पानी पानी के बीच कोनो खाली स्थान है, ये नहीं है, लेकिन है। अब जैसे यहां मिट्टी है, और मिट्टी है तो तुम यहां बोलेगा कि मिट्टी मिट्टी के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है, लेकिन है। तभी तो अगर हम इस पर पानी डालेंगे तो नीचे जो रिसक करके जाता है, कैसे? खाली स्थान में घुस जाता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। मतलब कि ऐसा एक को कण क्यों ना हो, विभाजित होता चला गया, विभाजित होता चला गया, विभाजित होता चला गया, और लास्ट में एक ऐसा कण आया होगा कि अब विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, तो कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है, और यह दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। समझ में आ रहा है? क्यों? जैसे कि अब हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? पानी देते हैं या दूध देते हैं, दूध डाल करके उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, और जब थोड़ी देर के लिए उसमें क्रिया हो जाता है और हम पीते हैं तो मीठा लगता है, और तब जो कहेंगे चाय पत्ती अलग देखा। चाय पत्ती जब छान लेते हैं तो उसका सिट्ठी रहता है, वो अलग बात है। लेकिन जब हम चाय जो पीते हैं तो चाय में तो चाय पत्ती होता है, जब हम पीते हैं तो उसमें चीनी तो होता है। लेकिन जब कप में अगर हम चाय को डालेंगे, उसमें कहेंगे अब दिखाओ अलग अलग करके चाय पत्ती को, चीनी को, तो वह क्या हो गया है? चीनी और चाय पत्ती कहीं ना कहीं दूध के रिक्त स्थानों में समावेशित हो गया है, मिल गया है। समझ में आ रहा है बात? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। और एक बात और समझो, अभी तो एक पॉइंट को हम समझे क्या, कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा पदार्थ के कणों के गुण को बतावे, तो पदार्थ के कणों के गुण में क्या आएगा? पहला पॉइंट कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और दूसरा पॉइंट कहेगा लिखने के लिए, तो क्या लिखेगा? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। गतिशील होता है, वह चलता भी है। जैसे अब क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दो, ठीक है? उसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? अपने प्रेक्षणों को नोट करें। देखो एक बात बताते हैं। अब पहला बात कहा कि कण क्या होते हैं? कणों में रिक्त स्थान होते हैं। कणों में क्या होते हैं? पदार्थ किसके बने होते हैं? छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। और पदार्थ के कण में क्या होता है? खाली स्थान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पदार्थ गतिशील होता है। पदार्थ क्या होता है? ये बात कैसे पता चलेगा तो समझो। जैसे
जैसे किसी भी कोना में हम अगरबत्ती को रख दिए, अब अगरबत्ती को रख देंगे और वैसे रखल है और वहां उस कोना पर रखल है, हम यहां खड़ा है, तो अगरबत्ती हमको सुगंध देगा? नहीं देगा। अगरबत्ती वैसे ही रखल है, हमको यहां सुगंध देगा? तो नहीं देगा। हाँ, उसको लॉग में जाएंगे, उसके लॉग में एकदम समीप जाएंगे, नाक में सटाएंगे कहीं, तब सुगंध देगा, अलग बात है, अलग। लेकिन उसको जला दो अगरबत्ती को, तब यहां पर रहो। हाँ, बस हम आपके इस सुंदर अगरबत्ती के सुगंध लेकर के प्रसन्न हुए। बोलो बस, क्या वरदान चाहिए? हम आपके इस अगरबत्ती की सुगंध से बिल्कुल हाँ प्रसन्न है। क्या है? प्रसन्न है। बात समझ में आ रहा है? तो अगरबत्ती वो अलग प्रश्न है। वहां अगरबत्ती जलाया गया और सुगंध यहां आ गया, मेरे नाक में घुस गया और सुगंधित देने लगा। तो कहीं ना कहीं पदार्थ के कण गतिशील, गतिशील मतलब चला होगा, क्योंकि वहां से सुगंध चल करके धीरे धीरे मेरे पास आ गया। तो अब इतना आप समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जैसे दूसरी नंबर बात छोड़ दो, गैस जानता है? गैस, गैस जानता है? गैस होता है, तो गैस जब जो खुला छोड़ दिया जाता है तो महकने लगता है। और इसे हमको क्या पता कि भाई गैस कभी खुला है कि नहीं? जब गैस नहीं, अगर गैस ऐसा नहीं पता चल पाए तो दिक्कत है। ठीक है, गैस को जब हम खुला छोड़ देते हैं, गैस को क्या कर देते हैं? खुला छोड़ देते हैं, ना बाबू। गैस, वो गैस पहले के समय में जो बनाया गया था, तो गैस जब खुल के निकल भी जाता था, अरे ओ के जगह और कुछ सोचो, गैस जब खुल जा करके आप पूरा सिमरी घूमने फिरने लगेगा, लेकिन पता तक नहीं चल पाएगा कि गैस किसी के घर से निकल रहा है। तो उसमें एक डाला गया एथिल मरकैप्टन। क्या? एथिल मरकैप्टन। ठीक है, इस एथिल मरकैप्टन को डालने से अब पूछा जाएगा तुम लोगों को कि अगर एथिल मरकैप्टन के कारण ही गैस क्या होता है? गंध देता है। पूछो उससे। यह तुम्हारा क्या है जी? एथिल मरकैप्टन। क्या? एथिल मरकैप्टन। वे एथिल मरकैप्टन होने के कारण ही गैस क्या होता है? गंध पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या कि वहां गैस, जैसे अगर इसके आसपास में किसी का घर है, फिर यहां भी किसी का घर है, आगे किसी का घर है, हाँ हाँ ठीक है। अब यहां बगल में किसी का घर है, गैस अगर खुल रहा है तो हम लोगों को भी पता चल जाएगा, रोड वाले को भी पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं गैस क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है।
कहीं ना कहीं खुला हुआ छूटा है, हमको पता चल जाएगा। अब हम जाएंगे तो जल्दी से गैस बंद कर देंगे। किसके कारण? एथिल मरकेप्टन के कारण। पूछा जाएगा, मम्मी से पूछ सके छी क्या मौके है बता, तो आई पढ़ के लियो एथिल मरकेप्टन ओई में पायल जाए। क्या पाया जाता है? इसलिए गैस नहीं तो पता चलता, अब जैसे जाकर के तुरंत बंद कर देते हैं, और नहीं तो पता चलता क्या कि गैस जो है पूरा सिमरी घूम गया, कोई अगर माचिस का तिल्ली जला दिया पूरा सिमरी पार। जय हो, बात समझ में आया? तो ये किसका? एथिल मरकेप्टन देने से तो कहीं ना कहीं हमको अब पता चल गया गैस क्या होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो इसका मतलब उसका कण क्या हुआ? गतिशील हुआ। इसलिए हमें पता चल गया कि एकरा घर में बुझा है गैस मौके है खुलल है, या एकरा घर में बुझा गैस खुलल है। जे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? अब जैसे अगरबत्ती को हम वहां डालते हैं, जलाते हैं, तो उसका कण क्या होता है? गतिशील होता है, इसलिए मेरे पास सुगंधित आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आगे, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल नीली स्याही डाल दें और दूसरे शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षण को नोट करे कि क्या कंडीशन बनता है। देखिए, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना समय या कितने घंटे लगते हैं? ठीक है, चलिए आगे। 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का 1 क्रिस्टल डालें, मतलब पदार्थ के कण डालें, और एक और रख दें, हिलाए नहीं। ठीक है, एक अस्थिर से रख दे उसको। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे, और क्रिस्टल जो हम डाले हैं ना पोटेशियम परमैंगनेट, उसको ग्लास के अंदर पेंदी में उसको बैठने दे। ठीक है, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस या द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रण होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे बदलती है? ठीक है, उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3 में, 4 में और 5 में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा भाई? तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब गति करती है। क्या करती है? गति करना मतलब जैसे ग्लास में या पहले वहां रहा अगरबत्ती का सुगंध, लेकिन वहां से क्या हो गया? यहां आ गया। जैसे अगर कलर डालते हम उसमें पानी में, तो वो क्या होगा? पूरा फैल जाएगा। ठीक है, इसलिए तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो कणों की गति तेज हो जाती है। का मतलब क्या हुआ? सोचो, जैसे कोई जैसे ठंडा पानी है, तुम देखना, ठंडा पानी 1 गिलास ले लेना, एक तरफ गर्म पानी ले लेना। ठंडा पानी में अगर कलर को डालेगा तो थोड़ा घुलने में टाइम लगेगा, लेकिन गर्म पानी में डालेगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत घुल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गर्म पानी में कोई चीज जो है तापमान अगर बढ़ता है, तापमान का मतलब क्या हुआ? ज्यादा गर्म होना। ज्यादा गर्म रहता है तो कणों की गति तेज हो जाती है। ठंडा पानी रहेगा तो कण की गति थोड़ा धीमी रहती है। बात समझ में आया? मतलब 1 बोतल या 1 गिलास, मान लो गर्म पानी है, 1 गिलास ठंडा पानी है, दोनों में कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे या कोई भी कलर डालेंगे तो दोनों में जल्दी घुल जाएगा, पूरा पानी तक फैल जाएगा। कौन वाला? गर्म पानी वाला। कौन पानी वाला? गर्म पानी वाला। बात समझ में आ रहा है? चलिए,
उपर्युक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित, मिश्रित मतलब मिल गया हो, ठीक है, मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब देखो एक क्वेश्चन एक यहां से बन जाएगा आपका, क्या कि पूछा जाएगा आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि विसरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखते जाओ, विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बन गया, विसरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बोल दिए, जैसे यहां क्वेश्चन लिखा रहेगा ना तो जाकर के अपने से बना सकता है क्वेश्चन सारा, ठीक है। विसरण किसे कहते हैं भाई, तो विसरण किसे कहते हैं, समझ लो बात को। विसरण किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग पदार्थों के कण स्वतः मिल जाता है, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण स्वतः क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो उसे विसरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायुमंडल है, वायुमंडल है, क्या है जी, वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या है, या जैसे हवा है, वायुमंडल में क्या है भाई, हवा है, और हवा में कौन क्या सब है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये सारी चीजें और भी अन्य कई पदार्थ है। तो ये सभी क्या है, हवा में मिला हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हाँ सब पढ़ाए भी हैं, ठीक है, सारा चीज पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, मिश्रण है। इसलिए ना हम हवा को क्या बोलते हैं कि कई गैसों का मिश्रण होता है। हवा क्या होता है, पूछा जाएगा हवा किसे कहते हैं, तो कई गैसों का मिश्रण होता है। हवा क्या होता है भाई, कई गैसों का मिश्रण होता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। हवा क्या होता है भाई, कई गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए, कई गैसों का क्या होता है जी, मिश्रण होता है। हवा क्या होता है भाई, कई गैसों का मिश्रण होता है। और विसरण किसे कहते हैं, तो जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ एक में मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। बात समझ में आया, विसरण किसे कहते हैं, जब दो अलग अलग पदार्थ एक में आकर के मिल जाता है। देखो क्या कर रहा है, दो अलग अलग पदार्थों के कण का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो अलग अलग पदार्थों के कण स्वतः मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। नौमा में भी पूछा जाता, नौमा में पूछा ही जाता है, 10वां में भी कभी कभी पूछ ले सकता है, ठीक है। चलिए, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है। बात सही है। जैसे तुम देखना गैस है, गैस, अब गैस जब ठंडी का समय आएगा तो देखना कि वो जम जाता है, तो वो मतलब फैलेगा लेकिन उतना जल्दी तेजी से निकलता नहीं रहता है। गैस रहता है, फिर उसको थोड़ा सा देखना, जब खाना बनाया जाता है तो उसको गर्म पानी में सिलेंडर को डाल दिया जाता है ना, बड़का परात में, ठीक है, गर्म पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। मतलब हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण क्या हो जाता है, और भी तेज होता है, जल्दी से घुल मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो हम समझते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या, हमारे आसपास के पदार्थ चलिए, हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है। चलिए देखिए आगे,
ये होगा ना। हाँ, तो पदार्थ के कण, यही ना, एक दूसरे को आकर्षित करता है। देखो तीसरा पॉइंट हो गया किसका, पदार्थ के गुण का, भौतिक गुण का क्या है भाई, तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था मेरे भाई, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट क्या था जी, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं मतलब एक दूसरे को एकदम मजबूती से बांध करके रखता है, एक दूसरे को खींच करके रखता है अच्छा से। ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, खींच करके रखता है एकदम मजबूती से। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे को अपने तरफ खींच करके रखता है मजबूती से। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो इस खेल को एक मैदान में खेले, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह मिसमी नर्तकों की तरह एक दूसरे के को पीछे से कस कर पकड़ ले, कस कर पकड़ ले। ठीक है, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपयुक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किसी समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा। अब जैसे खींचा खींची बल, अरे टाइम नहीं पता है तुमको, लेट इतना आती हो। आई बाना री दोनों देखो ना, तो तुम क्या लेट आता है इतना। एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे पदार्थ जो होते हैं भौतिक गुण के आधार पर हम बताए थे क्या क्या होता है जी, एक तो ठोस होता है, बताए थे ना, और एक द्रव होता है और एक गैस होता है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें अभी हम अंतर समझेंगे। ठीक है, जैसे ठोस जो होता है तो वह ज्यादा मजबूती से आकर्षित किए रहता है। ठोस पदार्थ के कण क्या करता है, ज्यादा मजबूती से बांध करके एक कण दूसरे कण को रखता है। द्रव जो होता है उससे कम और गैस जो होता है उससे भी कम। आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को अपने तरफ खींच करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लड्डू बनाया जाता है, लड्डू बूंदी का जब जो लड्डू बनाते हैं तो वो लड्डू बनाते हैं तो देखो पहले तो बूंदी अलग अलग रहता है और लड्डू जब बना दिए तो एक ठोस बन गया। ठोस बन गया तो इसका मतलब बूंदी जो है एक दूसरे में चिपक गया है। और चिपक गया है मतलब अपने वो बूंदी जो है अपने तरफ खींचता है, वो बूंदी अपने तरफ खींचता है, इसलिए क्या रहता है, मजबूती से आकर्षित किए रहता है। बात समझ में आया। आकर्षित करने का मतलब होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपने तरफ खींच करके मजबूती से रखता है। बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्रियाकलाप, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा। अब जैसे देखो चौक जो होता है पेंसिल, पेंसिल को अगर फोड़ेंगे तो बुकनी बुकनी होगा, मिहिन मिहिन बन जाएगा, लेकिन वही मिहिन मिहिन चिपक करके रहता है ठोस बनल। तो मतलब क्या कि एक कण दूसरे कण को मजबूती से क्या करता है, बांध करके खींच करके रखता है। ठीक है, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले, इन पर हथौड़ा मारकर काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास। भंगुर मतलब मिहिन मिहिन करना, भंगुर मतलब क्या करना, चूर्ण कर देना। ठीक है, जैसे कोई पेंसिल है, अब पेंसिल है तो पेंसिल को हम क्या करेंगे,
इस पर हथौड़ा मार करके बुकनी बुकनी बना लेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं भंगूर। करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? अब देखो यहां क्या समझाना चाह रहा है। एक तो कील ले लेंगे, कांटी, क्या ले लेंगे? कांटी। तो अगर कांटी ले लेंगे, ये क्या हो गया जी? मान लो कांटी हो गया, क्या हो गया? कील हो गया। लो कील हो गया, ठीक है। और एक क्या कहा लेने के लिए? एक क्या कहा? चौक लेने के लिए, चौक, खल्ली, ठीक है, खल्ली। तो ये पिल्सिन होता है ना ऐसा। और एक क्या ले लेंगे हम? रबर का बैंड, ठीक है, कोई भी रबर ले लो। अब तीनों पर हथौड़ा मारो, तीनों पर क्या करेंगे? हथौड़ा मारेंगे। ई तो पहले पार हो जाएगा, ठीक है। फिर रबर पर जो मारेंगे तो रबर क्या होता है? मजबूती से बांध के रखेगा। कील झड़ेगा लेकिन मजबूती से वो भी बांध करके रखता है। तो सबसे ज्यादा जो है ई कम मजबूती से आकर्षित किया है। पेल्सिन वाला जो है, मतलब क्या हुआ कि उसको जो मारे तो जल्दी फूट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा कम मजबूत है। और रबर और ई क्या है? उसकी अपेक्षा एक दूसरे से ज्यादा मजबूत है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कह देगा कि रबर में, खल्ली में या कील में सबसे कम मजबूती आकर्षित से कौन बंधा है, कौन सा कण है? तो पेल्सिन, ठीक है। इस तरह की बातें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रियाकलाप, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। उसे क्या करें? उंगली से काटने। जल, पानी लेंगे, अब पानी ले लो, उंगली से उसको काटो तो पानी अलग अलग होगा? पानी को उंगली से हम काट सकते हैं, ठीक है। देखो, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? जल तो नहीं कटेगा, जल की सतह, लेकिन नहीं कटने का क्या कारण है भाई? उसको समझेंगे। उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब क्या होता है? ऊपर में जो कुछ भी हम देखें। तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल काम करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक ताकत लगल रहता है, बल क्या लगा रहता है? बल लगा रहता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है बांध करके। ये बल जो होता है, ताकत जो होता है, एक दूसरे को क्या करता है? बांध करके रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यानी कि हर पदार्थ में बल क्या रहता है? अलग अलग रहता है। बल जो होता है, जैसे कोई अगर मान लो कि जैसे ई वाला है तो इसमें अलग रहेगा बल लगा हुआ, जैसे इसको मारेंगे तो फूट जाएगा जल्दी। कोई और भी लोहा वाला वस्तु ले लेंगे तो वो ज्यादा मजबूती से बांध करके रखेगा। बस समझ में आ रहा है ना? अगर कोई ईटा ले लेंगे, उस पर हथौड़ा मारेंगे, वो थोड़ा कम मजबूती से बांध करके रखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सभी पदार्थ अलग अलग आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता या बंधा होता है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न, प्रश्न देखिए, जो कल हम लोग पढ़े थे ना, वो वाला प्रश्न आ गया। देखिए समझिए बात को। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? देखो पीछे पढ़ाए थे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरता हो। आयतन का मतलब ही होता है स्थान घेरना। क्या घेरना? स्थान घेरना। तो इसमें से जो जितना भी है ना, इसमें से बताओ यहां से लेकर के यहां तक में कौन पदार्थ है या कौन पदार्थ नहीं है। जैसे खड़ा हो बाबू,
कुर्सी पदार्थ है कि नहीं? कुर्सी पदार्थ है कि नहीं जी? कुर्सी पदार्थ नहीं है? कुर्सी पदार्थ है, क्योंकि कुर्सी में द्रव्यमान वजन होता है, और वह जगह अगर जहां पर कुर्सी रख देंगे फिर दूसरा चीज रख सकते हैं वहां? नहीं, तो पदार्थ है। तो कुर्सी पदार्थ है। बैठो। वायु पदार्थ है कि नहीं? वायु भी पदार्थ है। स्नेह पदार्थ है कि नहीं? स्नेह, जो स्नेह मतलब हमरा एकरा से स्नेह भ गल, स्नेह बोलना, स्नेह पदार्थ नहीं है। गंध, गंध जो है पदार्थ है कि नहीं है? गंध पदार्थ है कि नहीं है? स्नेह हुआ, गंध हुआ। देखिए गंध जो आता है ना वह भी एक पदार्थ है। मतलब उसको एक ऐसा कह सकते हैं, मूल रूप से नहीं है, मूल रूप से नहीं है, ठीक है। और घृणा है? नहीं है। बादाम है? बादाम होगा, क्योंकि छोटा रहेगा, वो लेगा जगह, तो बादाम है। विचार है? कहीं को लाज विचार नहीं हुए है, तो विचार नहीं है, ठीक है। शीत है? ठंड, ठंड, शीत, ठंड नहीं है, ठीक है। नींबू है? नींबू, नींबू पदार्थ है। पानी, पानी पदार्थ है, यानी नींबू पानी। इत्र, इत्र की सुगंध, इत्र के सुगंध मतलब परफ्यूम, सेंट, जाता है पार्टी फंक्शन में तो ऐसे ऐसे लगा लेता है, ठीक है, छिड़क लेता है पूरा, है ना? होगा। बोलो क्यों होगा? क्योंकि इत्र जो होता है, सेंट जो होता है, उसको डिब्बा में बांध करके रखता है, तो वो इसका मतलब अब उस जिस जगह पर वो रख दिए हैं फिर दूसरे पदार्थ को नहीं रख सकते ना भाई, उतना तो भर देगा, तो स्थान घेरा, वजन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? है। स्नेह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कोई वजन नहीं होता है, इसमें कोई जगह फिक्स मतलब नहीं होता है कि जहां पर वो रख दिए। गंध, यह भी, घृणा, यह भी, इस समय द्रव्यमान, आयतन और कोई स्थान नहीं घेरता है, इसलिए पदार्थ नहीं है। बाकी यह सब पदार्थ है। समझ में आया? तो क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अब देखिए, प्रेक्षण का कारण बताए, मतलब क्या? गर्मा गर्म कोई भी चीज रहता है तो बात सही है, जैसे जब जिस समय में खाना बन रहता है तो खाना बनता रहता है, तो उस समय में गरम गरम रहता है, तो दाल छौंक दिल के तो अई घर में छोकल के तो वही घर तक सुगंध चल गए। सब्जी बनाते रहता है तो अई घर में बने हैं, वही घर में सुगंध चला जाता है उस घर में, ठीक है। तो वह गर्मा गर्म होता है। लेकिन जब ठंडा रहता है तो क्या जाता है? नहीं जाता है। तो इसका क्या मतलब कि जो गर्म चीज होता है, जैसे हम अगर बत्ती को वैसे रखे थे तो वहां लौग में जाते, नाक के आसपास रखते तब सुगंध देगा, लेकिन उसी को अगर जला देते हैं तो हम यहां रहेंगे फिर भी उसका कण गतिशील। तो गर्म पदार्थ के कण, खाना क्या है? पदार्थ है, तो गर्म पदार्थ के कण अधिक गतिशील होते हैं, देखे थे ना, बताए थे। और ठंडा पदार्थ के कण कम गतिशील होते हैं। इसलिए खाना जब ठंडा हो जाता है, आपको कहा लिखने के लिए ना, तो लिखेंगे कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म पदार्थ के कण अधिक गतिशील होते हैं, लेकिन ठंडे पदार्थ के कण क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। इसलिए ठंडा खाना हमें आसपास जाने पर ही सुगंधित लगता है। बात समझ में आ गया?
आगे, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अब देखिए, जब हम गोता लगाते हैं पानी में, जब नहाते हैं तो डुबकी लगाते हैं तो उस समय में पानी अलग हो जाता है, लेकिन फिर हम डुबकी लगा लेते तो पानी फिर सट जाता है ना? तो इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब कि उस समय में पानी का जो सतह होता है, जब हम कुछ वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की अपेक्षा, अब जैसे देखो एक कागज फेंक देंगे, अगर पानी पर कागज फेंक देंगे तो क्या होगा? तब पानी को हटा देगा, कागज अंदर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि कागज का घनत्व जो है उसकी अपेक्षा कम है। और जैसे ही किसी दल्ला को फेंको या तुम जाओ, वजनदार हो गया, तो इसका मतलब पानी क्या हो जाता है? हट जाता है, लेकिन फिर अंदर जाने के बाद सट जाता है। ठीक है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता, मतलब इसका जो कण होता है आकर्षित उतना नहीं रहता, एक दूसरे को बांध करके उतना पानी का कण नहीं रखता, इसलिए अलग हो गया। हाँ, द्रव हो जाएगा। पानी क्या है? द्रव पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए ना थोड़ा अलग अलग रहता है। अब जैसे मान लो कि ईंटा पत्थर सब है, उसमें तुम डुबकी लगा लो, नहीं ना होगा। जैसे मान लो कि यहां पानी है पूरा, तब पानी है तो हम इसमें डुबकी तो लगा लिए, यहां पर मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर रखल है, तो इसमें भी डुबकी लगा लेगा, क्योंकि उसको क्या किया है? मजबूती से बांध करके रखा है, इतना बांध करके रखा कि हम इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते, मेरे से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन पानी में हम डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि पानी को हम अलग कर सकते हैं। बात समझ में आया? पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? तब पदार्थ के कण की 3 विशेषता तो है ही। पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। इसकी दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखता है या करता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए, अब समझेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में। अवस्था मतलब वही, दुनिया में जितने भी पदार्थ है भौतिक गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे ठोस, द्रव और गैस, वही अवस्था के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए पदार्थ की अवस्था को समझते हैं। आपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखे, जितने भी आसपास पदार्थ है ना उसको ध्यान से देखिए। अब जैसे आपके आसपास क्या है भाई? पंखा है, कंप्यूटर है, कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है ना, मार्कर है, सारी चीजें हैं, टेबल, डेस्क, बेंच है ना, मतलब इस तरह का, दीवार है, या फिर बहुत सारे चीज हैं। पानी है, दूध को देखते हैं हम लोग, तेल को देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस को देखते हैं हम लोग, देखते हैं ना भाई। तो वही, आप अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं? भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 3 रूप में होते हैं। कितने रूप में होते हैं भाई? 3 रूप होता है पदार्थ का। कै गो रूप? 3 गो रूप, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस में बांट दो, जैसे ठोस हो गया, क्या हो गया जी? ठोस। एगो द्रव हो गया और एक गैस हो गया। अब सोचो, दुनिया का कोनो पदार्थ तुम बोलो, आई है तीनों में रखा जाएगा। जैसे आपको पूछेगा कि पत्थर क्या है? पत्थर ठोस पदार्थ है कि द्रव पदार्थ है कि गैस के रूप में आएगा? तो पत्थर को हम ठोस में रख देंगे ना। जैसे बोलेगा पानी कौन सा पदार्थ है,
तो वो द्रव में आ जाएगा ना। कहेगा ऑक्सीजन या हवा क्या है, तो गैस है, तो गैस में रखा जाएगा। दुनिया में तुम कोनो पदार्थ बोलो अपने मन से, आई तीनों में भर जाएगा, इसके अलावा कोनो नहीं जाएगा। बात समझ में आया? कोई भी ऐसा पदार्थ बोलो, खड़ा हो, तुम कोई भी पदार्थ बोलो तो एगो कुछ बोलो ना। बल्ब, बल्ब क्या है, ठोस पदार्थ है कि द्रव है कि गैस है? तो नहीं, बल्ब के बल्ब क्या है, ठोस में ना आएगा। बल्ब क्या होगा, ठोस पदार्थ है, ठीक है। हाँ, बल्ब के अंदर जो गैस भरा रहता है आर्गन, वो आ जाएगा किस में, गैस में आ जाएगा, ठीक है। और तुम बोलो कोई भी पदार्थ, कुछ भी जो कंफ्यूज करता हो, कुछ भी, कोई दुनिया का कुछ भी जो नाम ले लो। लकड़ी, लकड़ी कौन सा पदार्थ होगा, ठोस में कि द्रव में कि गैस में? तो लकड़ी ठोस में आ जाएगा। बालू किस में आएगा, द्रव में आ जाएगा। बालू क्या आ जाएगा, द्रव। लेकिन देखिए बालू जो होता है, वजन जितना करने वाली चीज है सब द्रव में आ जाएगा। जैसे आटा, गेहूं, चावल, मतलब सीधी सी बात ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता उसको द्रव अवस्था कहा जाता है। बात समझ में आया? बालू सब हो जाएगा, उसको क्या है, द्रव में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि बालू के कण थोड़ा ज्यादा ही मजबूत ठोस कण होता है उसका, वो अलग बात है, लेकिन वो किस में आ जाएगा, द्रव में। दूध, पानी, यह सब क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पेपर, अब पेपर की बात करा जाए तो पेपर किस में आएगा भाई, ठोस में आएगा। पेपर द्रव में कैसे आ जाएगा, पेपर एक ठोस पदार्थ है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और बोलो कुछ भी। तो देखिए ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के अलग अलग विशेषता के कारण होते हैं। पदार्थ के कितने वर्ग होते हैं, 3। भौतिक गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्था, आपको पूछेगा पदार्थ के 3 अवस्था लिखो, तो क्या सब लिख देगा, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में होता है, ठीक है। गुणों के विस्तार से अध्ययन करेंगे, मतलब अब हम पदार्थ के तीनों अवस्था होता है ना, अब तीनों अवस्था के गुण, यानी ठोस का गुण क्या होता है, द्रव का गुण क्या होता है और गैस का क्या गुण होता है, हम लोग विस्तार, विस्तार मतलब ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। चलिए पहले तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठोस के बारे में। कौन पदार्थ के बारे में भाई, ठोस के बारे में। ठोस, देखिए क्रियाकलाप, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, लकड़ी की छड़, कोई भी। पेन को इकट्ठा करो, किताब को इकट्ठा करो, सुई को और लकड़ी के छड़ को, कोई भी लकड़ी ले लो। ये चारों पदार्थ है कि नहीं है, है। ये चारों पदार्थ क्या है, ठोस ही है। ये चारों पदार्थ क्या है भाई, सब ठोस है। देखो समझते हैं। अब देखो इस वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। कोई भी, जैसे एक पेन है, कोई भी एक पेन ले लो, ठीक है। अब कोई एक पेन ले लिए, इसका आकार इसको फिक्स कर दिए पेंसिल घुमा करके। अब बात को समझो बारीकी से, ठोस पदार्थ की आकार और आयतन निश्चित होती है, यही समझाना चाह रहा है तुमको, ठीक है। अब जैसे एक क्या पदार्थ था भाई, किताब, तो कोई भी किताब जो इस तरह से होता है ना,
ठीक है, कोई भी किताब ले लेते हैं, ठीक है, अब कोई भी किताब ले लिए, अब ये किताब जो है भाई, ये किताब जो है ये भी, इसको हम बंद कर दिए, एकदम चिन्हा लगा दिए, ठीक है। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बना दो। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन है? हाँ है, क्योंकि ए बाबू हल्ला करेगा। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन है? हाँ बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? जब हम इस पर हथौड़ा मारते हैं या इसको घेर देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, तो क्या होता है? जब हथौड़ा मारेंगे तो कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, कुछ, है ना, वो अलग बात है ना। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? अच्छा, अगर हथौड़ा मारेंगे, इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, गिरा देंगे, एक दूसरे में विसरण हो जाएगा। विसरण किसे कहता है? जब एक पदार्थ दूसरे में मिल जाता हो, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में मिल जाता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। तो क्या पेन है, किताब है या फिर लकड़ी है, सबको गिरा देंगे नीचे एक एक डब्बा में या किसी चीज में, तो क्या वो मिल जाएगा? विसरण की तरह नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो चाहेंगे हाथ से चुन लेंगे, है ना, एक चीज में रख दिए अलग बात है, लेकिन वो क्या होगा? चुन लेंगे, तो विसरण नहीं हो पाएगा, मिलेगा नहीं, ठीक है। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? नहीं। बल लगाकर इनको संपीड्यता करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीडन होता है? अब देखो, बल लगा करके, ताकत लगा करके अगर हम इसको चाहेंगे संपीड्यता करने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज है, इसको चाहेंगे दबा करके, इसको चाहेंगे दबा दे, एकदम इतना ही बड़ा बना दे, या कुछ भी ताकत लगाएंगे कि बड़ा बना दे या छोटा बना दे, होगा? नहीं होगा, या तो टूटेगा या तो फूट जाएगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा, लेकिन द्रव में होगा, ठीक है, गैस में होगा। बोलो कैसे? फूकना है ये नहीं है, मजा आता। जैसे फूकना ले लेंगे बड़ा और उसको आराम से दबा देंगे या उस पर बैठ जाएंगे तो आराम से देखना वो पचकेगा, रहेगा बेशक उतना ही बड़ा, लेकिन जैसे जैसे उसको हम दबाएंगे, जैसे दबा करके नहीं देखना कि दूगो मुड़ी वाला बना देगा, ऐसे करके कर देता है ना, ठीक है, वैसे ही बल लगाकर इनको संपीड्यता करने का प्रयास करे, क्या इनका संपीडन होता है? नहीं होगा। उपर्युक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, मतलब बताया गया ऊपर जितने भी वस्तु पदार्थ था वह क्या था? ठोस है। लकड़ी हो, पेन हो, किताब हो, ये सब क्या है भाई? ठोस है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है। एक क्या है? निश्चित आकार है। जैसे यह रिमोट है, यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो यह क्या है भाई? ठोस है, क्योंकि इसको हम दबा करके या कुछ भी कर करके इसको जो है सो क्या कर सकते हैं? दबा नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो यह क्या हो गया भाई? ठोस। यह इसका आकार जो है ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, अगर इसके आकार को हम बदलना चाहेंगे तो फिर फूट जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है? ठोस पदार्थ है भाई। यह क्या है? एक ठोस पदार्थ है। समझ में आ गया? मतलब इसका ठोस पदार्थ का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है, संपीड्यता नहीं होती है, यानी आयतन भी इसका निश्चित होता है। अब यहां से हमें बात समझ में आ गई कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होता है जी?
निश्चित फिक्स होता है, या जिस आकार का है वैसे ही रहेगा। कभी भी ठोस पदार्थ जैसा रहता है वह अपने रूप में ही रहता है, वह बदलता नहीं है, उसका आकार बदलता नहीं है। जैसे इसको हम जेबी में रखेंगे तब भी इसके लिए इतना ही जगह चाहिए और इसी टाइप का जगह चाहिए। आयतन इसका इतना ही रहेगा, जगह इतना ही चाहिए और आकार भी क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। जैसे किसी पन्नी में बंद करके दिखाएंगे तब भी इसका आकार ऐसे ही रहेगा, दिखेगा चिरखुट की तरह। किसी भी चीज में रख देंगे तो इसका आकार क्या रहेगा, ऐसे ही ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए आकार और आयतन, जगह भी कहीं रखेंगे इसके लिए इतना ही जगह चाहिए। जैसे हम यहां पर हाथ पर रखेंगे तो इतना ही जगह चाहिए, यहां पर रखेंगे तो इतना ही जगह चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल घर में कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, पलंग है। पलंग को एक घर में रखेंगे तो जितना जगह चाहिए, तो दूसरे घर में रखेंगे तो कम जगह में चलेगा, उतना ही जगह चाहिए। इसका मतलब उसका ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है भाई, पलंग अगर चरखुट वाला है तो दूसरे कमरा में रखेंगे तो उसको गोला बना करके भी रख सकते हैं, नहीं हो सकता है भाई। इसका मतलब उसका आकार फिक्स है, निश्चित है। ठीक है, अब देखो एक घर में अगर रखें तो कम जगह लगा तो दूसरे में ज्यादा लगेगा, नहीं उतना ही लगेगा। मतलब आयतन भी क्या है, निश्चित है। अगर गोला सा पलंग है, गोलाई वाला भी पलंग आता है ना भाई, पलंग सब तो ऐसा ऐसा कि नचते रहता है आराम से ना, एकदम अंदर में फिट कर दो, अंदर में अपना घूम रहा है और उस पर आराम से सोए रहो, कोई दिक्कत, आप रात भर घूमता रहेगा। ऐसा भी पलंग सब है ना। तो वह क्या होगा भाई, गोला आकार है तो वह गोला ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। उस पर ताकत भी लगाएंगे हम, इस पर अगर हम ताकत लगाएंगे, इसको दबाना चाह रहे हैं, क्या दबेगा, नहीं दबेगा। तो यह इसका आकार और आयतन क्या है, बिल्कुल निश्चित है। बात समझ में आ रहा है, रखता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकता है, ठोस पदार्थ क्या ज्यादा अगर ताकत लगा देवे तो फिर टूटेगा ये, लेकिन इसका आकार बदलेगा नहीं। ठीक है, टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब बिल्कुल ही फिक्स होते हैं, मजबूत होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित मतलब इन बातों पर आप विचार कीजिए। देखिए समझिए बात को, ठोस पदार्थ में क्या है। जैसे रबर बैंड को क्या माना जाएगा, रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींच करके इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। अब रबर का जो कोई बैंड है, अब उसका आकार क्या होगा, निश्चित ही होगा। जैसे कोई रबर वाला टाइप का है और उसको थोड़ी देर के लिए जो मान लो हम खींच तो दी है, लेकिन फिर वो अपने रूप में आ जाएगा। कोई रबर वाला चीज हुआ ना भाई, अरे रबर का पेंटे नहीं होता है, जिसको स्ट्रेचुअल पेंट बोलते हैं ना, तो उसको खींचो, जितना जितना जो ज्यादा मोटाइल है तो वो एकदम फैला देगा ना, फैला देगा, लेकिन फिर वो जींस क्या रहेगा। बात समझ में आया, फूकना होता है, फूकना फूकना रबर से उसको खींचते जाते खींचते जाते खींचते जाते, लेकिन वो क्या होता है फिर अपने रूप में रहता है। अब थोड़ा उस पर असर पड़ जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, अलग अलग आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार लेता है, क्या ये ठोस है। अब देखिए, चीनी को अगर हम बूंद का एगो चीनी का दाना लेंगे, उसका आकार क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन एक बात, कुछ चीज ऐसे होते हैं, जैसे चीनी को अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो उसको बाल्टी जैसा आकार हो जाएगा, चीनी को अगर पॉलीथीन में रखेंगे तो पॉलीथीन जैसा आकार हो जाएगा, चीनी को बोरा में रखेंगे तो बोरा जैसा आकार हो जाएगा। ये तुम सोता है खराब।
2-3 दिन से छुट्टी पर कौन सब था खड़ा हो, जो सब कल नहीं आया था? स्पंज क्या है? स्पंज जानता है ना? स्पंज जिस पर कूदते रहते हैं, एकदम फेंकते रहता है, वो उसको स्पंज बोलते हैं ना भाई। तब ना कोई स्पंज वाला मिठाई गुज गुज करते रहता है। अरे स्पंज होता है, स्पंज पुंज कह दिली वो अलग बात है। ऑलरेडी उसका जो वास्तविकता नाम स्पंज होता है। क्या होता है? अब तुम बोल दिया स्पंज वाला, पुंज वाला, पिंज वाला, वो अलग बात हो गया। लेकिन क्या होता है? लिखा था स्पंज है। क्या है? स्पंज। जिस पर तुम जैसे बच्चा सब खेलता नहीं है, कूदता है, उस पर कूदते रहता है, ठीक है? तो कूदते रहता है, कूदते रहता है, उसको मारते रहता है, सीधा उड़ाते रहता है। ऊपर से जैसे खिलाड़ी सब क्या होता है, जैसे जैसे कहने का मतलब ऊपर से घेरा, जैसे हीरो सब ओकरा सबके थोड़ी हो बे, जैसे छत पर से कूद गया मरिया जाएगा। वो भी आदमी है कि स्टील का बॉडी थोड़ी है उसका। अरे हीरो सबका स्टील का बॉडी थोड़ी रहता है कि ऊपर से है, आ ऊपर से गिरा, आ नीचे, आ ऊपर से गिरा नीचे, छत पर से दुतल्ला पर से नीचा में कूदकी लगा ले है, तो क्या लगता है तुमको कूद जाता है? उसका बॉडी क्या स्टील का है? अरे जैसा बॉडी हमारा तुम्हारा वैसा ही बॉडी हीरो हीरोइन के रहे हैं। अगर उसको छोड़ देगा तो मुंह का जय हो, सीधा पार, तो वो भी टूट फूट जाएगा। तो देखना कि हीरो को जब कुदाया जाता है ना ऊपर से, तो दो कंडीशन, एक तो जैसे थोड़ा सा नीचे रहा तो उसको ऐसा करता है कि नीचे में गद्दा डाल दिया, स्पंज जैसा डाल दिया, या कुछ डाल दिया जाता है। या फिर उसको देखना यहां पर शूटिंग जो होता है ना, तो यहां पर क्या करता है, सीधा रस्सी फंसा लेता है, जेसीबी जाका, जेसीबी के दांत जाका, उसको यहां पर लगा ले। जब जैसे हीरो है, अब उसको उड़ करके मारना रहा तो इसको ऐसे उठा देगा, आई पैर ऐसे भांज देगा, हो गया मार दिल के। सामने वाला गुंडा का झूठे के, हो गया, बात खत्म, हो गया शूटिंग। वो यहां पकड़ के सीधा क्या करता है, जैसी भी जगह ऊपर उठा दे हीरो के, एना का पकड़ के उठा दे ऊपर, आज थोड़ा पैर ऊपर आ गया, अब बस ऐसे पैर से मार दिया, स्टाइल हो गया। ये क्या हो गया? स्टाइल हो गया। अब हमको तुमको लगता अरे बा ये हीरो है, उड़ का मारे है। अरे वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। तुम भी कर सकता है, तुम भी हीरो बन सकता है, ठीक है? वो सब ऐसे ही जो है ना आकर्षित करने के लिए वो बना दिया जाता है। तो तुम कहेगा क्या कि पीठी पर जो रहे वो जेसीबी वाला लगे ने, उसको हिडन कर दिया जाता। सब एडिट का काम है ना भाई, एडिट का कमाल है, सब एडिट कर दिया जाता है, ठीक है? अब जैसे मान लो मैं यहां हूं, अब मेरा फोटो पीछे का है, अब तुम मोबाइल में अगर खींचेगा तो ऐसा ही फोटो रहना चाहिए, नहीं मेरा अभी फोटो खींच लो, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे, हो जाता है, हो जाता है ये सब। तो ऐसे ही पीछे में जो रस्सी वाला बात सब रहता है ना, वो पूरा पार कर दे, सब एडिट कर हटा दे। बात समझ में आया? तो स्पंज या ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड्यता संभव है। तो इस सब चीज जो है जिसका संपीड्यता क्या है, संभव है, ठीक है? इसका संपीड्यता क्या है भाई, संभव है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने के बाद पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। उसको अभी खींच दो तो वह क्या रहता है, उसका आकार बदलता है, लेकिन फिर छोड़ दो तो वह अपने रूप में आ जाता है जैसे पहले रूप में था, ठीक है? पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह अब तुम ज्यादा बल लगा देगा तो यह जैसे रबर तुम लोग मानती हो, उसको क्या बोलते हैं, फुदना तुदना वाला,
कथी कहे ओकरा गार्डर। तो गार्डर सबको देखना तुम गोला रहे है, अरे गोला रहता है कि नहीं रहता है। अब गोला जैसा रहा और रबर को बांधा, ये गोला जैसा रहता है ना, ऐसे 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 ही रहता है ना। अभी गोला जैसा भी है, अब इसको बांधना है, अगर माथा के बांध के है तो इसको नमरा दो, फिर ये अपने रूप में आ जाता है। फिर जरा माथा में से निकाले तो बेटा बुझाता, अब इसे खींचो तो ये बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और ज्यादा अगर खींच दिलिए ताकत लगा कर तो पार। बात समझ में आया। तो यह भी है पदार्थ ठोस ही, लेकिन कुछ पदार्थों में संपीड्यता होती है जो कि खिंचाता है, लेकिन फिर छोड़ देने पर वह मूल अपने रूप में आ जाता है। बात समझ में आ गया। ठोस पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा बात, है ना। अब देखो जब हम इसे दबाते हैं तो वे देखो स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं जी? अभी कतब पर, हाँ, बाहरी बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। बैंड का आकार क्या हो जाता है? बदलता है। बैंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ रहना, ठीक है। बदलता है, आकार बदलता है, और बल हटा देने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जा, अधिक बल लगाने पर वह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके क्रिस्टल जो होता है एकदम छोटा छोटा कण, अगर कहें जैसे हम लोग पीछे देखे थे ना, घुलते 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 फिर ऐसा कण आएगा कि वह बदलेगा नहीं, घुलेगा नहीं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनके वायु का समावेश होता है। अब स्पंज जो होता है ना, एकदम उसमें छोटा 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 छिद्र टाइप का बना होता है, जिसमें वायु घुसल रहता है, तब ना फूकना जैसा बनल रहता है, ठीक है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड्यता संभव हो पाता है। उसको दबा सकते हैं, फिर अपने रूप में आ जाता है। अब ठोस के बारे में समझ में आया। तो ठोस क्या होता है भाई? आकार और आयतन निश्चित होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। द्रव के बारे में हम लोग कल पढ़ लेंगे।